नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के 7वें व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गिब्स ऊर्जा और सेल विभव में क्या संबंध है। गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। किसी सेल के विभव का मान उसकी अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। कोई सेल जो EMF दे रहा है, तो चूंकि एनर्जी तो कंजर्व है, तो वो EMF कहाँ से प्राप्त हो रहा है? वो EMF उस सेल में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसके बराबर होता है। तो किसी सेल के विभव का मान उसकी अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। अतः जब एक उत्क्रमणी सेल से अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाए तो सेल Y परिपथ पर कुछ कार्य करता है। तो सेल से जब आप कोई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हम सेल से जब एक उत्क्रमणी सेल से, रिवर्सिबल सेल से अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो सेल जो है वो Y परिपथ पर कुछ कार्य करता है। इस तंत्र के द्वारा किया गया विद्युत कार्य उसमें हुए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये जो बाहर जो EMF लगा के जो कार्य कर रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो कार्य किसकी एवज में होता है, किसके वजह से होता है? वो उस सेल के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, मतलब समान होता है। मतलब तात्पर्य यह है कि अभिक्रिया, किसी सेल अभिक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा अभिक्रिया की जो मुक्त ऊर्जा है, वो मुक्त ऊर्जा उस सेल के विभव के बराबर होती है ना। सेल का विभव हमें तब प्राप्त होता है जब उतनी मात्रा में उसकी अभिक्रिया से ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। माना एक सेल, अब देखें आगे बात करें, माना एक सेल अभिक्रिया में n ग्राम तुल्यांक अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं। कोई एक सेल ले ले, उत्क्रमणी सेल लिया जिसमें n ग्राम तुल्यांक अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या अवशोषित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो। n ग्राम तुल्यांक करें तो n इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए या अवशोषित होते हैं। कुल प्रवाहित धारा की मात्रा, तो कुल धारा कितनी होगी? n फैराडे के बराबर होगी। अतः मतलब हमने ये मान लिया कि सेल में n ग्राम तुल्यांक पदार्थ केमिकल है, रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने मुक्त होंगे? n इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और उनके द्वारा ली जाएगी धारा, फैराडे का उसमें गुणा कर देंगे तो n फैराडे विद्युत धारा वो ले प्रवाहित करेंगे कुल। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E हो, E अगर उसका पोटेंशियल विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत कार्य उस सेल द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा NFE। n फैराडे और E विद्युत वाहक बल है, इसलिए NFE। ये वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कार्य जो होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसके समान है। फोर्स तो यहाँ पे पोटेंशियल है, विद्युत वाहक बल है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। तो कुल विद्युत कार्य क्या हो गया? NFE। फोर्स E फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट, उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। यह विद्युत कार्य गिब्स ऊर्जा के मुक्त या व्यय होने पर होता है। ये किसकी एवज में होगा? ये सेल में जो ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, उसके बराबर व्यय होने पर ये कार्य होता है। तो अतः मुक्त ऊर्जा में कमी माइनस डेल्टा जी, माइनस व्यय दिखा रहा है ना, कमी किए गए विद्युत कार्य के बराबर होती है। तो ये जो विद्युत कार्य NFE था, ये किसके बराबर हो गया? माइनस डेल्टा जी। तो ये संबंध है किसके अंदर? ये संबंध गिब्स ऊर्जा और सेल विभव में ये संबंध है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE है। इसको ऐसे भी लिखते हैं
डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, है ना। ऐसे लिखना मैंने इसलिए ऐसे लिखा है कि डेल्टा जी मतलब ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसलिए माइनस ऊर्जा के साथ लिख दिया है, लेकिन आपको बुक्स में या कई जगह ऐसे लिखा होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए अब ये जो संबंध है ये मामूली संबंध दिख रहा है, लेकिन इससे बहुत चीजें समझी जा सकती हैं। विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी व ई के मान निम्न प्रकार होते हैं। अभिक्रिया डेल्टा जी और सेल का ईएमएफ, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, स्वतः प्रक्रम जो होते हैं, उनमें डेल्टा जी का मान हमेशा नेगेटिव, हमेशा ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, और जहां पे ऊर्जा मुक्त होती है वहीं पे ईएमएफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा सेल कुछ कार्य करता है। मुक्त ऊर्जा नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, और ईएमएफ का ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, अस्वतः प्रक्रम, उसमें डेल्टा जी पॉजिटिव और ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसके विपरीत बिल्कुल। और अगर कहीं इक्विलिब्रियम है किसी सेल में, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये दोनों की वैल्यू शून्य हो जाती है। तो ये इससे कोई प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, उसके पता लगाया जा सकता है ना। अगर किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है और उस अभिक्रिया जो सेल है उस सेल की का ईएमएफ अगर पॉजिटिव है, तो उससे वो बता सकते हैं हम कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो ये संबंध है मुक्त ऊर्जा में और सेल के ईएमएफ में। अब सेल के विद्युत वाहक बल की सहायता से डेल्टा एच और डेल्टा एक्स की गणना। डेल्टा एच एंथैल्पी और डेल्टा एस एंट्रोपी, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन और एंट्रोपी में परिवर्तन। तो ईएमएफ की सहायता से इनकी वैल्यू, इनका मान कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कैसे गणना कर सकते हैं, वो देखेंगे। किसी सेल के ईएमएफ की सहायता से एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एस तथा एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस आदि ज्ञात किया जा सकता है। कैसे करेंगे वो देखिए। ऊष्मा गतिकी से हम ये समीकरण, गिब्स एल्मोल्ट्ज इक्वेशन है, गिब्स एल्मोल्ट्ज समीकरण है, वो ये है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी, ये एट कांस्टेंट पी। गिब्स एल्मोल्ट्ज इक्वेशन है ये। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, डेल्टा टाइम के साथ परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन, समय टेम्परेचर के साथ आंशिक परिवर्तन किसका, मुक्त ऊर्जा का, डेल्टा जी का, एट कांस्टेंट पी। या माइनस लगा दे, जैसे ऊपर इससे कोरिलेट करेंगे ना, इसलिए हम माइनस लगा रहे, माइनस लगा दिए, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच, माइनस पूरे माइनस लगा दिया। अब ऊपर इक्वेशन से डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो ये हो गया एन एफ ई, यहाँ से एन एफ ई माइनस डेल्टा एच टी, और ये वैल्यू डेल्टा जी की यहाँ भी माइनस एन एफ ई लगा दिया। इसको खोलें, एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस ये माइनस माइनस प्लस, और एन बाहर ले लिया, एन और एफ कांस्टेंट है तो ये बाहर ले लिया, तो प्लस एन एफ टी, और यहाँ रह गया डेल ओवर डेल टी ऑफ डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से एन एफ से डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन एन एफ प्लस टी, और ये एन एफ ये कट गया तो यहाँ केवल टी बचेगा, ये टी डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो ये यहाँ पे डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी जो है वो स्थिर दाब पर, एट कांस्टेंट पी है, स्थिर दाब पर विद्युत वाहक बल का ताप गुणांक है। टेम्परेचर चेंज ऑफ ईएमएफ विद टेम्परेचर, है ना। विद्युत वाहक बल में परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ, सॉरी ताप के साथ। तो विद्युत वाहक बल में ताप के साथ परिवर्तन को ताप गुणांक कहते हैं। चेंज इन ईएमएफ विद टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये जो टर्म है डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये स्थिर दाब पर विद्युत वाहक बल का ताप गुणांक है। तो इस समीकरण से सेल का ईएमएफ तथा ताप गुणांक ज्ञात हो, अगर अपने को ई
और ये टेम्परेचर को ये पता हो तो हम डेल्टा एच की वैल्यू की गणना कर सकते हैं। यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू निकल सकती है, चेंज इन एंथैल्पी। पुनः उष्मागतिकी से थर्मोडायनेमिक्स से एक इक्वेशन और है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पे डेल्टा एस क्या चीज़ है, एंट्रोपी में परिवर्तन है। तो हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ये यहाँ रख देंगे, तो माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ से एच को इधर भेज देंगे, तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस एन एफ ई। समीकरण 3 से ई की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे समीकरण 3 से ये जो अभी हमने निकाला था ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो टी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच और ये एन एफ और ई की वैल्यू यहाँ पे ये रख दी हमने समीकरण 3 से। इसको खोल देंगे, तो टी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, इसको खोलेंगे तो एन एफ से एन एफ कट गया और ये प्लस से माइनस हो गया, डेल्टा एच प्लस 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 है दोनों, तो एन एफ टी डेल ई ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। यहाँ पे एच प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, टी से डिवाइड कर देंगे तो बचा क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन एफ डेल ई ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये एंट्रोपी की वैल्यू निकल गई। अतः यदि विद्युत वाहक बल का ताप गुणांक ज्ञात हो, सेल का अगर अपने को ताप गुणांक पता हो तो एंट्रोपी में परिवर्तन इससे ज्ञात किया जा सकता है। अब इसका इसका बहुत एक शानदार उपयोग है, वो देखें पुनः समीकरण 5, इसी समीकरण से देखें कि ये इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या होगा, डेल्टा एस ओवर एन एफ और ये टर्म इधर रहेगा डेल ई ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये पी को हटा देंगे तो ये अपन डी ई ओवर डी डी पार्शियल परिवर्तन किसके साथ, ये स्थिर दाब के साथ है। अगर इसको सामान्य तौर पे करेंगे तो ये हो जाएगा डी ई ओवर डी टी, समझ रहे हैं। ये तो आंशिक परिवर्तन है, ये पूर्ण परिवर्तन है दिखा रहा है। तो डी ई इज अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये डी इसको एक तरफ रखें और इसको इधर भाग दे दें तो क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन एन एफ और डी ई अपॉन डी टी। तो डी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एन एफ इंटू डी टी। अब इसका समाकलन करेंगे, T1 व T2 ताप T1 T2 व EMF ET1 व ET2 सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर, T1 ताप पर EMF ET1 और T2 ताप पर ET2, तो इसको इसमें समाकलन करने पर DE का समाकलन इन सीमाओं में और डेल्टा एस अपॉन एन एफ कॉन्स्टेंट है और dt का ये करें तो ये क्या हो गया, अपर लिमिट ये ई हो जाएगा और इस पर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ET2 माइनस ET1 डेल्टा एस अपॉन एन एफ इसी तरीके से होगा T2 माइनस T1। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण में अगर अपने को किसी भी सेल का ईएमएफ एक टेम्परेचर पर पता हो, अगर किसी सेल का ईएमएफ जैसे T1 टेम्परेचर पर हमें सेल का ईएमएफ ET1 ये पता है, तो उस टेम्परेचर पे और इसकी वैल्यू रख के किसी अननोन टेम्परेचर पे जो हमें पता करना हो, मान लो 25 डिग्री पे पता है, ये T1 की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख के और किसी दूसरे टेम्परेचर पे 30 डिग्री पे हम सेल का ईएमएफ थ्योरेटिकली बिना प्रयोग के ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए ये सब इक्वेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। केवल गणना करके एक सेल का ईएमएफ एक टेम्परेचर पर पता हो तो दूसरे टेम्परेचर पर उस सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। अतः यदि किसी एक ताप पर सेल का ईएमएफ ज्ञात हो तो समीकरण 6 की सहायता से दूसरे ताप पर ईएमएफ जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना प्रयोग के, मतलब बिना प्रयोग करे थ्योरेटिकली हम ईएमएफ जो है किसी टेम्परेचर पे दूसरे टेम्परेचर पे ज्ञात कर सकते हैं। मानक सेल वेव द्वारा अब एक तीसरा, अब दो चीजें हमने यहाँ निकाली, डेल्टा एच अपॉन और डेल्टा एस, एंट्रोपी और एंथैल्पी में परिवर्तन, इससे ज्ञात कर लिया विद्युत वाहक बल की सहायता से। इसी तरीके से
मानक सेल वेव द्वारा साम्य स्थिरांक का निर्धारण, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं इससे। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन तथा साम्य स्थिरांक के में निम्नलिखित संबंध होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉग के, जहाँ पे के क्या चीज है, साम्य स्थिरांक है। साम्य अवस्था पर डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, है ना, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉग के। तो डेल्टा जी जीरो को इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई रख दिया, तो माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसलिए इसमें ये जीरो लगा हुआ है, मानक वैल्यू है ना, इसलिए तो माइनस एन एफ ई जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में के लिए। अब यहाँ से लॉग के की वैल्यू निकाल देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन एफ ई जीरो अपॉन आर टी, ये लॉग के की वैल्यू हो गई। तो लॉग के इज इक्वल टू, अब ये एन की वैल्यू तो वो रिएक्शन से पता लगे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एफ फेराडे कांस्टेंट है ही, और ई जीरो मानक अपचयन विभव है 2.303 आर टी। तो अगर अपन मानक कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 298 के पर, और इसकी वैल्यू रख दें सब चीज़ों की, एन तो पता लगेगा, एफ कांस्टेंट है 96500 फेराडे की वैल्यू रख दी, तो एन ई जीरो, एफ की वैल्यू रख दी 2.303, आर की वैल्यू और टेम्परेचर की रखने पर ये क्या आ गया, लॉग के इज इक्वल टू एन ई जीरो अपॉन 0.05916। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इससे सेल के मानक अपचयन विभव से, मानक ईएमएफ से हम सेल के किसी भी जो सेल है उसमें उसके जो साम्य स्थिरांक है अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने जो बात करी वो क्या करी कि गिब्स ऊर्जा और सेल विभव में क्या संबंध है ना, गिब्स ऊर्जा और सेल विभव में क्या संबंध है। तो गिब्स ऊर्जा और सेल विभव में अंतर मुक्त ऊर्जा के बराबर, और मुक्त ऊर्जा से हमने ये जो एक संबंध निकाल दिया, डेल्टा जी इजिकल टू माइनस एन एफ ई या माइनस डेल्टा जी इजिकल टू एन एफ ई। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि इससे ये पता लगा सकते हैं कि कोई अभिक्रिया जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। फिर हमने बात करी कि सेल विभव की सहायता से, ईएमएफ की सहायता से हम एंथैल्पी में परिवर्तन और एंट्रोपी में परिवर्तन की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कैसे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की सहायता से यहाँ पे वैल्यू रख के हमने ये ज्ञात करनी, दोनों वैल्यू है ना, एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ से निकल गई और एंट्रोपी की वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से, और एंथैल्पी की वैल्यू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से। तो इन दोनों से, और इसमें यहाँ पे ये गिब्स एनर्जी की जगह, इसमें मूल मंत्र क्या है, गिब्स एनर्जी की जगह वो जो संबंध है डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, वो वैल्यू रखने से ये इनकी गणना करी जा सकती है। और इसमें ये जो एंट्रोपी में परिवर्तन आया वैल्यू निकाल के, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो यूज हमने देखा, वो इम्पोर्टेंट जो यूज वो क्या है कि इससे ये जो हम समाकलन करके ये संबंध निकाला, इक्वेशन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक टेम्परेचर पर किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर पता हो तो हमें प्रयोग करके आपको दूसरे अलग अलग टेम्परेचर पर विद्युत वाहक बल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है ना। थ्योरेटिकली इस समीकरण की सहायता से किसी भी टेम्परेचर पर उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अपन को बार बार प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और लास्टली जो यहाँ से इसका यूज है मानक सेल विभव का, E0 का, मानक सेल का विभव का ये है कि हम इसकी सहायता से साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। ये संबंध है गिब्स
ये गिव्स ऊर्जा का परिवर्तन डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा जीरो मान प्लस आर टी एल एन के। यहाँ पे भी वही मूल मंत्र कि यहाँ पर डेल्टा जी के लिए वही एन एफ ही रखा और फिर इससे ई जीरो के टर्म में हम और साम्य स्थिरांक के की वैल्यू लॉग के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एंटी लॉग लेके के की वैल्यू पता लग जाएगी, तो ये इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये 2-3 चीजें जो थर्मोडायनेमिक्स के जो है ना इक्वेशंस वो यहाँ पे याद करके ये याद रखनी है और इसकी सहायता से इन चीज़ों की गणना करी जा सकती है। थैंक यू।